मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से यह कहा गया कि बराफात के मौके पर जो जुलूस निकाला जा रहा है उसमें आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर आपत्ति दर्ज करने के चलते ये कार्रवाई हो रही है। उसके जो युवा है वो अपने आप को फेस्टिवल मनाने की जगह उसको शो ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। ये पहली बार था जब प्रॉफिट मोहम्मद का जो प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस जिसको आप बोलते हैं उर्दू ज़बान में, उसमें आई लव यू के पोस्टर्स शामिल किए गए थे। ये एफआईआर जो हुई इसको कनेक्ट कर दिया एक सोशल मीडिया की पोस्ट ने कि साहब मेरे पर आई लव यू लिखने पर एफआईआर हुई। इससे ही कंफ्यूजन डेवलप हुआ। अगर ये लगा कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है तो फिर ये क्यों लग रहा है, कौन महसूस करवा रहा है? हमें ये देखने की जरूरत है कि लोगों की भावनाओं से खेलने वाले कौन से लीडर्स हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और किस इंटेंशन से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। कभी आपको अंग्रेजों ने इस्तेमाल कर लिया, अंग्रेजों के बाद आपको कांग्रेस ने इस्तेमाल कर लिया, कांग्रेस के बाद आपको मुलायम सिंह यादव ने इस्तेमाल कर लिया। आपके पॉलिटिकल लीडर्स तो जो है वो हजारों करोड़ के बन गए, लेकिन एक आम मुसलमान वहीं का वहीं है पिछले 200 सालों से। मैं बुनियादी तौर पे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि तौकीर रज़ा साहब पहली बार नहीं कर रहे ये काम। वो अक्सर समाज को, उनकी इमोशनल भावनाओं को, जो उनकी संवेदनशीलताओं को, उससे खेलते हुए नजर आता है। अब इसमें यहाँ दोनों तरफ से गलती है। अगर यहाँ तौकीर रज़ा गलत है तो वो लड़के भी गलत है कि जिन्होंने इस भड़कावे में आके पूरे हिंदुस्तान भर के विभिन्न शहरों में वो दंगे कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कानपुर में बराफात के मौके पर धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। इस जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। लोगों का यह कहना था कि नए तरीके की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो रही है। बड़ी बात यह है कि इस जुलूस में जो लोग निकले थे उनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स थे, और जब शिकायत कुछ वहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से दर्ज करवाई गई, इस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। विवाद बढ़ा, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और स्थितियां ये बनी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से यह कहा गया कि बराफात के मौके पर जो जुलूस निकाला जा रहा है उसमें आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर आपत्ति दर्ज करने के चलते यह कार्रवाई हो रही है। बड़ी बात यह है कि 25 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई, और कार्रवाई जब यह हुई तो इसके बाद तनाव की स्थितियां कानपुर में एक चिंगारी की तरह बढ़ी। और उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात कर लें तो अलग अलग जिलों से इसका जो विरोध है वो दर्ज करवाया गया। हाल ही में बरेली में स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, टकराव यहां पर देखने को मिला। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के दूसरे राज्यों मसलन उत्तराखंड से भी कुछ तस्वीरें तनाव की देखने को मिली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें सामने आई, यहां तक कि गुजरात में भी जो कानपुर से ये चिंगारी भड़की थी ये फैलती हुई नजर आई। इसके अलावा दूसरी तरफ जहां एक परसेप्शन तैयार किया गया कि आई लव मोहम्मद के चलते ये सब कुछ जो है वो हो रहा है, इन पोस्टर्स पर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, तो दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से आई लव महादेव के जो पोस्टर्स हैं उसे लेकर जो यात्रा है वो निकालनी शुरू कर दी गई। क्योंकि नवरात्रि का मौका है, कई पंडाल इस वक्त अलग अलग जगहों पर माँ दुर्गा की पूजा के लिए किए जाते हैं, वहां से आई लव महादेव के जो पोस्टर्स हैं वो नजर आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ इसके पीछे क्या एक सोची समझी नियत, एक पूरी साजिश थी, या फिर पुलिस की या प्रशासन की इसमें कहीं पर चूक रही है, और आगे इसे हवा देने वाले आखिर कौन है जिसकी वजह से यह हालात बरेली में और ज्यादा बिगड़ गए, और आगे कितना बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था का पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने जो है वो नजर आता है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बिलाल सब्जवारी जी हैं, जिनसे बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त पूरे मसले को जो है समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो है मेरा अनुराग जी आपसे होगा, क्योंकि जब शुरुआत हुई कानपुर के अंदर कहा यह गया कि पोस्टर लगाने को लेकर पूरा जो है विवाद था, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि हमने पोस्टर लगाने को लेकर नहीं, हमने वहां पर जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिगड़ ना जाए, उसे बिगाड़ने की जो कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की गई, ये उस पर जो है वो कार्रवाई की गई है।
तो उसके बाद ये पूरी स्थिति बदल कैसे गई? देखिए, अगर आप इस जो पूरी घटना हुई है उसको अगर आप देखिएगा तो एक भीड़ थी, भीड़ का अपनी एक अलग जो है मॉब मेंटालिटी होती है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है उसका बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। इसमें क्या जो पुलिस ने कार्रवाई करी है वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे नहीं करी है। उन्होंने जो कार्रवाई करी है कि जो वो जुलूस था जिसमें कुछ लोग थे, शायद उनके पास परमिशन नहीं थी वो जुलूस निकालने की, उन्होंने जुलूस के दौरान जो बैनर दूसरे समुदाय के थे यानी हिंदुओं के थे उस बैनर को डैमेज किया, उन बैनर्स को डैमेज किया, और जो तंबू लगाया था जिसपे आई लव मोहम्मद का बैनर लगा था वो उस जगह पे लगा था जहां पे परमिशन नहीं थी। तो जो एफआईआर हुई है, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के बैनर या पोस्टर पे नहीं हुई है, वो उस चीज पे हुई है कि जो आपने दूसरे संप्रदाय के लोगों को भड़काने के लिए या उत्तेजित करने के लिए जो किया उसके लिए हुई है, और आपने बिना आज्ञा के जो तंबू लगाया। अच्छा, मैं इसमें यहां पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर एक थोड़ा सा इसको समझने की जरा गंभीरता से जरूरत है कि जो भी फेस्टिवल्स हैं, जैसे आप अगर चाहे ईद देखें या बारह वफात देखें, स्पेशली इन दो फेस्टिवल्स का मैं जिक्र करूंगा, इसमें जो युवा वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग हो मुस्लिम संप्रदाय का, उसका क्या होता है कि वो फेस्टिवल मनाने से ज्यादा शो ऑफ स्ट्रेंथ में यानी शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि हम नमाज सड़क पे पढ़ेंगे। नमाज सड़क से मस्जिद के अंदर ले जाने में सरकारों को नाको चबाने पड़ गए। उसके बाद हम बारह वफात का जो जुलूस है उसमें, अगर मुझे याद नहीं कि यहाँ पे कितने लोगों को याद होगा, आज से 7-8 साल 10 साल पहले पूरा दिल्ली का जो हार्ट है कनॉट प्लेस के आसपास 3-4 किलोमीटर का जो एरिया रेडियस होता था वो पूरा का पूरा एक कम्युनिटी के लोग हाईजैक कर लेते थे। बाइक्स के ऊपर 3-3 4-4 लोग बैठ के उसके स्टैंड से चिंगारियां निकाल रहे होते, तो उस समय पे उस इलाके में पूरे दोपहर के बाद से आधी रात तक जाने लायक नहीं होता था। तो ये आप जिस समय उसका जो युवा है वो अपने आप को फेस्टिवल मनाने की जगह उसको शो ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे अगर आप ये मामला नहीं हुआ होता तो मुझे ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि आई लव महादेव या आई लव राम या आई लव कृष्ण। ये आपने इसको ये भड़काने के लिए ही किया गया था, जो मामला भड़क गया, उसके बाद एफआईआर हुई, उसके बाद अब ये पूरे देश में फैला जा रहा है। जी बिलाल जी, ये जो परिस्थितियां कानपुर से शुरू हुई, बरेली तक पहुंची, गुजरात मध्य प्रदेश का मैंने जिक्र किया, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? कहां पर क्या चूक है या आपको लगता है कि इसकी इंटेंशनली जो है वो शुरुआत हुई? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद की जो बर्थडे है उस पर आम तौर पर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के प्रोसेशंस निकलते रहे और ये एक पुरानी परंपरा रही, हम अपने बचपन से देखते आए। दोनों समुदाय के लोग इसमें शामिल होते, सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारी जगह इसका नॉन मुस्लिम भी वेलकम करती। ये पहली बार था जब प्रॉफिट मोहम्मद का जो प्रोसेशन निकल रहा था, ये जुलूस जिसको आप बोलते हैं उर्दू ज़बान में, उसमें आई लव यू के पोस्टर्स शामिल किए गए थे। ये पहली बार था? ये पहली बार था। अब ये एक मॉडर्न एक्सप्रेशन है। फिर तो पहले हमेशा ये हुआ करता था कि ये सब चीज़ें उर्दू में लिखी जाती थी, उर्दू पे पोस्टर हुआ करते थे, हम प्रॉफिट मोहम्मद का एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे दिलों में बसे। लेकिन आई लव की जो टर्मिनोलॉजी है ये एक आधुनिक टर्मिनोलॉजी है जो आज की तारीख़ में एक मॉडर्निटी से जुड़ी हुई है। आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, आज का युवा समझदार युवा है, तो वो जिस तरह से आधुनिक हो रहा है तो उसका एक्सप्रेशन भी आधुनिक हो रहा है। तो इस तरह के पोस्टर्स निकाले जा रही थी। लेकिन ये बात ठीक है कि ये आई लव यू का एफआईआर का मसला नहीं है। दरअसल हुआ क्या, जो वो टेंट जो शिफ्ट किया गया था वहाँ पर कुछ नोक-झोंक हुई और वहाँ पर एक दूसरे के बैनर्स फाड़े गए, जिसकी वजह से पुलिस ने इसमें इंटरफेयर किया और एक वन साइडेड एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस मेरे ख्याल इसमें पार्टी बनती नज़र आई। प्रशासन को मैं पूरी तरह इसमें जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन पुलिस की जो टेक्निकल गलती थी वो इसकी जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, इसका जो मूव है या इसकी जो सेंटीमेंट है, वो कहीं ना कहीं रीड करने में उसको मेरा ख्याल है चूक हुई।
जिसकी वजह से ये मामला एफआईआर इस परसेप्शन के साथ समाज में गई कि साहब आई लव यू मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई है। तो इस परसेप्शन ने कंफ्यूजन क्रिएट किया मार्केट के अंदर, और इस कंफ्यूजन से ये चीज़ें फ्लेयर अप हो गई, यानी कि एक उत्तेजना में बदल गई। उसके बाद से लोगों के अंदर सेंसेशन पैदा हुआ, और फिर उसके बाद से लोगों ने इस पर राजनीति भी करनी शुरू कर दी थी। और फिर ये मामला सोशल मीडिया पे हम बहुत अच्छी तरह हमें देखने को मिला, सब लोग आई लव यू मोहम्मद देखने लगे। जैसा आपने उसका जिक्र किया कि आई लव यू महादेव भी उसके काउंटर में आया, तो ना ही तो लोगों को आई लव यू लिखने पे आपत्ति है, ना ही आई लव यू महादेव लिखने पे आपत्ति है, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। सबको अपने अपनी आइडियल जो होते हैं अपने समाज के, अपने धर्म के, उन सबको प्यार होता है। जैसे आप लोग कहते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू मोजेस, लाइक दैट। तो ये सारे फ्रेजेस हैं। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आई लव यू मोहम्मद भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कन्फ्यूजन से उपजा मसला है। इस कन्फ्यूजन को जो पुलिस की जो थोड़ी बहुत कोताही हुई या कहीं गलती हुई, उसने इसकी डायनेमिक्स को क्या कर दिया, बदल दिया। मेरा ख्याल है समाज में ऐसी कोई चीज़ हमें देखने की नहीं मिलती कि कोई नॉन मुस्लिम समाज आई लव यू लिखने पर कोई आपत्ति दर्ज करता हो, या मुस्लिम समाज आई लव यू मोहम्मद लिखने पे कोई आपत्ति दर्ज करता हो। दोनों समाज एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, इमोशनल जब बर्स्ट होता है, जब आपको ये महसूस होता है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर दी, तो फिर माइंड सेट भी नेगेटिव वर्क करता है। और उसकी वजह थी कि ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ, ये फ्लेयर अप हुआ, और ये एक तरह के तनाव में बदल गया। अब आपने देखा होगा कि तौकीर रजा साहब इसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलने की कोशिश की। तो तौकीर रजा साहब ने पब्लिक को तो कॉल दे दी इस पर, लेकिन पब्लिक के साथ मैं तौकीर रजा साहब का जो वर्जन है, बरेली वाला जो वर्जन है, उस पर भी आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जो चीज जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें आपका जवाब चाहता हूँ। आपने कहा कि ये एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से ये कियोस बना, लोगों के मन में इस तरह की एक चीज, तो कम से कम चाहे अनुराग जी हो या फिर आप हो, इस बात को साफ ये कह रहे हैं कि उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसे आप कंफ्यूजन कह रहे हैं, इसे कहा गया कि एक अफवाह बनाई गई, तो क्या ये इंटेंशन के साथ नहीं बनाई गई? क्या इसके पीछे उस कंफ्यूजन शब्द ना कह के इसे इंटेंशन कहा जा सकता है, जो वहां पर परिस्थितियां बनी? और उसके बाद क्योंकि सिर्फ वो कानपुर तक सीमित नहीं रहा, वो बरेली तक भी पहुंचा, वो मध्य प्रदेश तक भी पहुंचा, वहां पर भी, और सिर्फ उस पूरे दायरे के अंदर समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स फिर निकालने जो है वो शुरू कर दिए। अनुराग, कुछ अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, किसी की इंटेंशन को रीड एकदम आप नहीं कर सकते, किसी की क्या इंटेंशन, किसी के मन में क्या छुपा हुआ, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को आप रीड कर सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को आप इंटेंशन से जोड़ भी सकते हैं, और उस एक्सप्रेशन को एक इमोशनल बर्स्ट भी कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये धार्मिक संवेदनशीलता का मामला था, इमोशनल बर्स्ट जिसकी वजह से हुआ। जो मैंने आपको बुनियादी तौर पे बताया कि उनको ऐसा लगा कि हम आई लव यू मोहम्मद का जो प्रोसेशन निकाल रहे थे, अगर ये कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो है नहीं, तो ये एफआईआर जो हुई, इसको कनेक्ट कर दिया एक सोशल मीडिया की पोस्ट ने कि साहब मेरे पर आई लव यू लिखने पर एफआईआर हुई। इससे ही कन्फ्यूजन डेवलप हुआ, इससे समाज के अंदर इमोशनल बर्स्ट हुआ, और ये एक फ्लेयर अप होता चला गया। तो मैं इसको इंटेंशन पे सवाल नहीं उठाता, बल्कि इसे धार्मिक संवेदनशीलता मानता हूँ, जिसकी जो अक्सर हमारे देश के अंदर होती है। धार्मिक लोग संवेदनशील होते हैं, उनकी संवेदनशीलता को हमें एक व्यवस्थित करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है, उससे खेलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बुनियादी तौर पर समाज के अंदर शांति स्थापित हो, दोनों समुदाय के बीच में कॉर्डियल रिलेशन रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, समाज के अंदर किसी तरह का भी एक नेगेटिव इंप्रेशन ना जाए, ये दोनों समुदाय की जिम्मेदारी होती है। तौकीर रजा साहब से क्या गलती हुई, उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मूव में कन्वर्ट कर दिया। मैं बुनियादी तौर पे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि तौकीर रजा साहब पहली बार नहीं कर रहे ये काम। वो अक्सर समाज को, उनकी इमोशनल भावनाओं को, जो उनकी संवेदनशीलताओं को, उससे खेलते हुए नजर आते हैं, और अक्सर आपने देखा उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। सीए एनआरसी का आप प्रोटेस्ट देख लीजिए, लोग जेलों में चले जाते हैं, लीडरशिप खामोश बैठी रहती है। तो ये क्यों है? लीडरशिप पर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये लीडरशिप किससे मिली हुई है? ये लीडरशिप आखिर किसके कहने पे करती है? इनकी इंटेंशन पे सवाल खड़ा हो सकता है। ठीक, जैसा जो है शब्दवारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं अनुराग जी कि कंफ्यूजन एक क्रिएट हुआ, तो क्या ये
मसला जो है वो इतना बुनियादी नजर आता है कि कंफ्यूजन की वजह से स्थिति जो है वो इतनी विकराल हो जाए कि वो देश के बाकी राज्यों तक फैल जाए। और दूसरा, इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर ये लगा कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है तो फिर ये क्यों लग रहा है, कौन महसूस करवा रहा है? देखिए, अगर ये सिर्फ जैसा बिलाल भाई ने बोला, अगर इतना आसान होता तो ये पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में नहीं फैला होता। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ फेस्टिवल्स जो है वो शो ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम ईद पे सड़क पे नमाज, पूरी सड़क ब्लॉक होती है और हम तो जी नमाज सड़क पे ही पढ़ेंगे। हम 12 वफात पे जो जुलूस निकालेंगे वो जुलूस ऐसे होंगे कि उस दिन आम जनजीवन ठप हो जाए। ये हमारा एक उद्देश्य होता है। अब अगर एक आई लव मोहम्मद के बैनर पे अगर ये जो दिख रहा है, अगर जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो दिखा, अगर आई लव मोहम्मद के बैनर पे आप एक शहर में एक झगड़ा होता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको जो मल्टीपल सिटीज में फैलाया जा रहा है, क्या वो डोमिनेंस के लिए, या तुम रोक रहे हो तो हम करेंगे, क्या ये क्या उद्देश्य के साथ नहीं किया जा रहा है कि हम तो करेंगे, तुम्हें रोकना है रोक लो? तो ये जो अब जो बरेली की घटना हुई कल, क्या ये उसी की पुनरावृत्ति नहीं थी कि वहां पे आई लव मोहम्मद के बैनर लेके नमाज के बाद फिर से दोपहर की नमाज के बाद फिर से हंगामे शुरू हो गए? तो ये जो सारी चीज हुई है ये इस उद्देश्य से की गई है कि हमारी जो फेथ है, जो हमें आप रोक नहीं सकते, हम कानून के दायरे में नहीं आते। स्पेशली उस समय जिस समय देश एक बड़े चुनाव की तरफ जा रहा है, देश बड़े चुनाव से निकला है और एक मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा सेगमेंट बन गया है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी रिझाने में लगी हुई है। आप ये देखिए, उस प्रकरण के बाद कानपुर के सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जो बयान दिए वो अपना इंटेंशन उन्होंने बता दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे पास आओ, हमारे तुम्हारा वोट हमें चाहिए। क्योंकि इस समय जो कांग्रेस मुस्लिम वोट को वापस लाने के लिए पागल हो गई है, समाजवादी पार्टी परेशान है कि कहीं ये कांग्रेस के पास ना चला जाए, आम आदमी पार्टी के पास अपने एजेंडे उनको भी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल उनको भी चाहिए। तो अब मुस्लिम जो है वो एक कम्युनिटी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिंदुस्तान में एक वोट बैंक बना दिया है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनके नेता एक आम व्यक्ति को समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई तुम वोट बैंक नहीं हो, तुम भी एक आम इंसान हो, तुम्हारी भी एक विकास के धारा में तुम्हारा भी एक रोल है, वो समझने की जगह वो एक वोट बैंक बन गए। जी, लेकिन बिलाल साहब, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर ये कंफ्यूजन था, अगर गलत परसेप्शन जो है वो जनता के बीच में गया, उसके बावजूद ये बढ़ गया, वो अगर बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए तौकीर रजा तो सामने आ गए, उन्होंने तो इसे आखिर कैसे भुनाया जा सकता है जैसा आपने कहा और कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है वो किया। लेकिन रोकने वाले सामने क्यों नहीं आए? रोकने वाले जो तथाकथित खुद को जिम्मेदार मानते हैं या खुद को ठेकेदार मानते हैं, उनका किसी का भी वर्जन इस पर सामने नहीं आया कि नहीं, ये परसेप्शन जो ये हुआ है प्रकरण ये इस तरीके से नहीं था। अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर आपत्ति नहीं थी या उसे लेकर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई थी, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले सामने तो नहीं आए, बुनाने वाले तो आ गए। सुमित, जो सोशल मीडिया होता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर फिलहाल आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप इस पर कंट्रोल कर सके। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जब कोई मुद्दा धार्मिक भावनाओं से जुड़ जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए हर आदमी के पास कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आज मोबाइल हर शख्स के हाथ में होता है, तो जब इस तरह की न्यूज़ सुनता है तो वो एक इमोशनल साइकोलॉजी का शिकार होता है और वो अपना एक्सप्रेशन उस पर जाहिर करने लगता है। मैं थोड़ा सा इसको पर्पसफुली नहीं मानता, मैं इसको एक नेचुरल रिएक्शन मानता हूँ। और देखिए, इसलिए मानता हूँ कि ये इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो लोग भी इसमें शामिल थे, वो सब लोग शामिल होते हैं, उस प्रोसेशन को मनाते हैं। तो इसको आप पॉलिटिकल लाइन पर आप डिवाइड करना चाहें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग भी आई लव यू मोहम्मद को सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे आप पोस्ट देख सकते हैं। लेकिन इसको इस डायनेमिक्स पे ना ले जाके हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लोगों की
भावनाओं से खेलने वाले कौन से लीडर्स हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और किस इंटेंशन से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मैं इसमें कम्युनिटी से ज़्यादा कम्युनिटी लीडरशिप को ज़्यादा इसमें जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि आपने कॉल दे दिया, तो आप जब पॉलिटिकल कॉल दे रहे हैं, सड़कों पे ला रहे हैं, फॉर व्हाट कॉज, किस कॉज के लिए ला रहे हैं? देखिए, धार्मिक भावनाओं को कोई भी भड़का सकता है। कल को सर, मेरा सवाल भी वही था। मेरा सवाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी आपको उसी लाइन पर लाना चाह रहा हूँ कि जो भुनाने वाले हैं वो तो सामने आए और सोशल मीडिया पर उनके जो है वर्जन्स तो लगातार तैरते हुए हमें दिखे भी, लेकिन जो रोकने वाले हैं, जो कहते हैं कि नहीं इस तरीके की मनोस्थिति नहीं है, या फिर इस तरीके से लोगों के ऊपर जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कभी भी इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, जब उसे जो डिफेंड करते हैं, वो चेहरे क्यों नहीं दिखे इसमें? उन्होंने उस कंफ्यूजन को, जिसे आप कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर होनी चाहिए वो सामने क्यों नहीं आए? उनका अगर वायरल नहीं होता है ठीक है, उनका वर्जन तो कम से कम मीडिया को मिल जाता। देखिए, मैं खुद एक जिम्मेदार शख्स हूँ अपनी कम्युनिटी का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन लोगों ने लोगों से अपील की कि साहब इन चीज़ों में आप बचिए, ये फ्लेयर अप किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद की तरफ आपको भड़काया जा रहा है, कम्युनिटी इसमें पिस जाती है, कम्युनिटी के जो यूथ हैं इसमें पिस जाते हैं। मैं खुद उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, मैं बहुत सारी अक्सर ऐसी अपीलें करता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरह की धार्मिक अपील्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लीडरशिप आपके कॉज से ज़्यादा कहीं पॉलिटिकल लोगों को एडवांटेज देना चाहती है। मैं खुद इसका मैं जिम्मेदार हूँ, मैं खुद इस चीज़ की अपील करता हूँ, मेरे सोशल सर्किल में जो लोग हैं उसकी अपील करते हैं। तो लेकिन मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये धार्मिक भावनाएं नेगेटिव सेंटिमेंट से पर ज़्यादा चलती है, क्योंकि इमोशनल बर्स्ट इसमें होता है। तो मैं इसमें फिर बार बार आप कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप इमोशनल हो जाती है। जैसे ओवैसी साहब ने इसको एक तौकीर रज़ा के साथ फिर इसमें अपील कर दूं कि इसमें क्या बुराई है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आई लव यू कहने में, मोहम्मद कहने में किसी को कोई बुराई नहीं, आपको भी कोई बुराई नहीं लगेगी, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से जब किस तरह से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ इस पर ऑब्जेक्शन आता है। तो इसको, इन चीज़ों को फ्लेयर अप करने की जगह सब कम्युनिटी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद में न बदल जाए, तो उसको ठंडा करने की ज़रूरत है। अब ये कि साहब प्रोसेशन से लेके निकल रहे हैं, तो कल को अब जैसे मुस्लिम लीडरशिप कहती है साहब कि ये आप कावड़ लेके क्यों सड़क पे चल रहे हैं, ये इसका आंसर नहीं है। आंसर ये है कि आप कावड़ लेके भी निकल सकते हैं, आप प्रोसेशन लेके भी, लेकिन आप व्यवस्थित होकर निकले, डिसिप्लिन होकर निकले, किसी की भावनाओं को ना भड़काएं, किसी के साथ उन्माद ना पैदा करें, एक जो धर्म की जो पायसनेस है, जो उसकी पाकीज़गी है, उसको मेंटेन रखें, धार्मिक जो सौहार्द है उसको बना के रखें। धर्म से किसी की लड़ाई नहीं है, लेकिन जब धर्म के अंदर धर्म को आप राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों के सामने पेश करते तब लड़ाई होती है। धर्म से ना, आपके धर्म से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे धर्म से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी सांप्रदायिकता से मुझे ऑब्जेक्शन है, मेरी सांप्रदायिक से तो आपको ऑब्जेक्शन है। तो सांप्रदायिकता से हमें बचना चाहिए। धर्म तो किसी को नहीं लड़ाता, उसमें जो सांप्रदायिकता का जो इंटेंशन है वो आपस में लड़ाती है, वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म नहीं लड़ाता, लेकिन जो धर्म के तथाकथित ठेकेदार होते हैं उनका जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुराग जी, आपने बहुत बड़ी बात इससे पहले बोली अपने वर्जन में, जिसमें आपने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल अब कहीं ना कहीं पार्टीज यहाँ पर कर रही हैं। और जो सवाल मैंने यहाँ पर सब्जवारी साहब से भी पूछा कि जो भड़काने वाले थे, जो उसे आगे लेकर जाने वाले थे, या जो कंफ्यूजन जिसे शब्द कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ, पुलिस ने भी इसको क्लेरिफाई किया कि हमने इस पर कार्रवाई नहीं की है कि आपने आई लव मोहम्मद जो है वो लिखा है, हमारी जो कार्रवाई है वो वहाँ पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और वो जो एक परसेप्शन कम्युनिटी के अंदर क्रिएट करने की एक कोशिश हो रही है, जिसमें ये बार बार कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष के लिए इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, उस कंफ्यूजन को क्लियर क्यों नहीं किया गया? सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और इसलिए बरेली के अंदर परिस्थिति अब बिगड़ गई और इसलिए तौकीर रज़ा जो है वो सामने आ गए, उन्हें मौका मिल गया, लेकिन बाकी उस धर्म के जो ठेकेदार हैं वो पीछे गायब रहे इसमें। देखिए सुमित, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद भी क्या, आज़ादी के पहले से एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि, और ये प्रॉब्लम जो है ये एक तरफ की नहीं है, बिलाल भाई मेरे से सहमत होंगे शायद इस बात पे।
अगर कोई मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं एक बार हो गया इस्तेमाल, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, लेकिन मैं अगर लगातार इस्तेमाल हो रहा हूं तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है ना, कि मैं क्यों इस्तेमाल हो रहा हूं। कभी आपको अंग्रेजों ने इस्तेमाल कर लिया, अंग्रेजों के बाद आपको कांग्रेस ने इस्तेमाल कर लिया, कांग्रेस के बाद आपको मुलायम सिंह यादव ने इस्तेमाल कर लिया, ममता बनर्जी ने इस्तेमाल कर लिया, लालू प्रसाद यादव ने इस्तेमाल कर लिया। आपको समाज की मुख्य धारा में तो लाए ही नहीं। आपके पॉलिटिकल लीडर्स तो जो है वो हजारों करोड़ के बन गए। आपके पॉलिटिकल लीडर्स के पास तो पूरा वो बड़े नेता बन गए, उनके पास बड़ी बड़ी सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो आ गई। लेकिन एक आम मुसलमान वहीं का वहीं है पिछले 200 सालों से। उसके लिए किसी ने क्या किया? कोई नेता क्या आ गया? बस वो नेता का काम क्या होता है कि जहां आई लव मोहम्मद के जैसे मामले तो हर साल में 2-4 बार निकला करते हैं, तो आप एक आम जन को भड़काओ, सड़कों पे ले आओ। अब जो 50 लड़के जो है जिन पर FIR हुई है, मेरे ख्याल से 50 हैं या जो भी नंबर्स है, उसमें कितने सच हैं कितने गलत हैं, ये तो भीड़ है। फिर भीड़ में पुलिस भी कार्रवाई करती है भीड़ की तरफ से। कितने और लोग होंगे? तो क्या जो अभी नेताजी तौकीर रजा साहब क्या किसी की जमानत लेने जाएंगे? क्या उनके घरों का हिसाब किताब करने जाएंगे? अब इसमें यहाँ दोनों तरफ से गलती है। अगर यहाँ तौकीर रजा गलत है तो वो लड़के भी गलत हैं कि जिन्होंने इस भड़कावे में आके पूरे हिंदुस्तान भर के विभिन्न शहरों में वो दंगे कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आप ये जो ऐसी चीज है कि आप सिर्फ एक नेता को हम ये दोष दे दें कि जी वो इस्तेमाल कर, तो भाई आप इस्तेमाल हो क्यों रहे हो? लेकिन तौकीर रजा ने कोई पहली बार तो ऐसा नहीं करा है। जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं CA को लेकर, NRC को लेकर, वो पहले भी करते रहे हैं। और जैसा सब्जवारी साहब ने भी कहा कि कार्रवाई जो है वो जो पीछे खड़े होते हैं उन पर हो जा रही है, और जो फ्रंट में आकर जो सबको इस तरीके के जो है मैसेज दे रहे हैं वो पूरी तरीके से आजाद। इसमें अगर आप पॉलिटिकल उसमें देखेंगे तो अगर तौकीर रजा को ये फायदा मिल रहा है कि उनके मुस्लिम कम्युनिटी उनके पीछे आ रही है, तो जो सरकार चला रहे हैं उनको भी तो ये फायदा मिल रहा है कि वो पोलराइज हो रही है वोटर। तो फायदा तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। आप तो उल्टा अपनी कम्युनिटी का और नुकसान कर रहे हो। अगर आप तौकीर रजा जी की परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो तो कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं ना, कि अब जो कल को कुछ भी कार्रवाई होगी, एक परिवार के एक सदस्य पे कार्रवाई होती है तो पूरा परिवार कई साल पीछे चला जाता है। तो आपने अब उन लोगों की भी गलती कि वो जब पता है कि तौकीर रजा की फितरत ऐसी है तो आप उसकी बातों में आ क्यों रहे हो? आप क्यों आए उसके बारे में? सरकार को क्या मिला? अच्छा हुआ, तुम और करो, पोलराइज हो जाएगा। चुनाव आ ही रहे हैं, पोलराइजेशन तो बहुत सारी पार्टियों को, सरकार को फायदा पहुंचा रहा है ना, कुछ पार्टियों को सूट करता है। मैं एक चीज इसमें जो जानना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है, इसे आप मुझे लगता है स्वीकार भी करेंगे जो है बिलाल जी, कि ये कुछ अचानक से वहां किसी ने पोस्टर हटाने के लिए कह दिया, या किसी ने जुलूस निकालने के लिए कह दिया, या टेंट को हटाने को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद पूरे देश में स्थितियां जो हैं वो अलग अलग जगहों सामने होंगी, ऐसा तो नहीं है। अगर हम फिलहाल की परिस्थितियों को देख रहे हैं, एक ऐसा माहौल या फिर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है जो है वर्ग विशेष के अंदर, कि जो वर्तमान में नेतृत्व है उसका और दूसरी कम्युनिटी को लेकर जो परसेप्शन है उसमें डिफरेंस है। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए ये जो कोशिश की गई है, ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मेजर है। वर्तमान में 10% अगर आप इसे मानेंगे तो 90% वो वेंडेटा है जिसने उस कम्युनिटी के अंदर, वर्ग विशेष के अंदर ये बैठा दिया है कि पार्शलिटी आपके साथ जो है वो होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये बड़ा एक रीजन है इसके पीछे? देखिए, पार्शलिटी वाले जो आपने सवाल किया है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक पुट पाया जाता है, या अगर आप इसको लार्जर लेवल पे स्केच करनी शुरू करें। लेकिन बात बुनियादी तौर पर वहीं आ जाती है कि जैसे आपने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति का किसको लाभ मिलता है, और अगर इस ध्रुवीकरण की राजनीति का लाभ किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष को मिल रहा है, तो इस ध्रुवीकरण को करवाने वाले किससे जुड़े हुए हैं फिर? अगर मैं फिर बार बार आपको बात कर रहा हूँ, तौकीर रजा साहब का जो पॉलिटिकल परसेप्शन है, परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको तथ्य पेश नहीं कर रहा हूँ। समाज में आप जाएंगे, समाज में इसके बारे में बात करेंगे तो हर आदमी यही कहता है कि साहब ये भाजपा के आदमी, इस तरह की इनके बारे में बात की जाती है। तो ये
एक तरफ जब ध्रुवीकरण की राजनीति को ये फायदा पहुंचाता है ये इस तरह का मूव, तो मौजूदा समय में जो राजनीति है वो पीडीए की सामाजिक जो दृष्टिकोण की राजनीति है, समाजवाद की राजनीति है, वो भी तो इसके अगेंस्ट कमजोर होती है, इस ध्रुवीकरण के अगेंस्ट। तो क्या इस समाजवाद की राजनीति, जहाँ समाज, जो पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, दलित वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, आज उसकी राजनीति एक फलक पे छाई, क्या उसको कमजोर करने की साजिश थी है? जैसे भाई साहब ने कहा कि इस ध्रुवीकरण का किसका फायदा पहुंचता, तो इसमें एक राजनीति के दृष्टिकोण को भी देखा जाना जरूरी है कि क्या एक अंदर खाने कुछ लोग ध्रुवीकरण की राजनीति को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो समाजवाद की राजनीति क्या हो जाए, ढह जाए, या उस राजनीति का परसेप्शन टूट जाए। ये भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, इसको भी तलाशने की जरूरत है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखिए, भावनात्मक यंग जो युवा जो होते हैं वो उनके अंदर भावनात्मकता का पहलू ज्यादा होता है। मैच्योरिटी तो एक लेवल के बाद आती है ना आदमी। हम भी एक समय में भावनात्मक हुआ करते थे, आप भी होते, आप भी होंगे, और आप सब लोग रहते हैं भावनात्मकता में, धारा में हर आदमी बहता है। लेकिन मैच्योरिटी का लेवल, जब आप शिक्षित होते हैं, जब आप अपना दृष्टिकोण रखना शुरू कर देते हैं, जब आप समाज को समझना शुरू करते, तब आके परिपक्वता हाथ में आती है। लेकिन समाज की ये चीज़ है, आप अपेक्षित मत होइए, बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि भावनात्मकता से उनकी ना खेलें। नहीं अनुराग जी, ये बात मैं युवाओं को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है मेरा अनुराग जी से, कि मैं युवाओं को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। वो किसी भी समाज का युवा भड़काया जा सकता है, मेरे समाज का युवा भड़काया जा सकता है, किसी और समाज का भी युवा भड़का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन भड़काने वाला उसकी एक आर्ट होती है, पॉलिटिकल आर्ट, तभी तो भड़का लेता है वो, उसके पास आर्ट होती है, वो उस माइंडसेट को समझता है कि जहां चाहे चिंगारी लगा भड़कता है। तो मैं इसके लिए लीडरशिप को ज्यादा बात जी, आप नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि उस लीडरशिप। और दूसरी बात मैं चीज पर कहना चाह रहा हूँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो इमोशनल लीडरशिप है, जो इन्होंने आज तक कौन सा रोड मैप रखा 20-25 सालों में, जो मुसलमान के समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाला रोड मैप हो, कौन से इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर दीजिए, जब FIR होती कौन से मुकदमों में जाके इन्होंने हाजिरी लगाई, कौन से मुकदमों के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े हुए, बताइए। नहीं, मैं सिर्फ कॉल देने के लिए है खाली। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि इस तरीके का परसेप्शन है तौकीर रजा को लेकर कि वो भाजपा के लिए जो है वो काम कर रहा है, इस परसेप्शन, उस तरीके का परसेप्शन है। लेकिन जैसा अनुराग जी ने कहा कि अगर ये परसेप्शन है तो फिर उनको फॉलो करने वाले कौन है? फिर वो परसेप्शन जो उनके पीछे आ रहे हैं, वो तो पॉलिटिक्स है ना। हाँ, फॉलो तो धर्म को किया जा रहा है ना। तौकीर रजा अपने लिए चुनाव लड़े, हार जाएंगे। वो तो जो पीछे आ रहे वो तो धर्म के लिए है ना, वो धर्म के नाम पर आ रहे हैं, वो तौकीर रजा के नाम पे नहीं आ रहे, वो धार्मिक कॉर्ड पर आ रहे हैं। तौकीर रजा खड़े हो जाए, जमानत जब्त हो जाएगी। महमूद मदनी फैमिली से कोई भी खड़ा हो जाए, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन जब धर्म के नाम पे आप कॉल करते हो, वो धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, तौकीर रजा से जुड़े होते हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। आप एक धार्मिक कॉल देने लगी, अभी मोहल्ला खड़ा हो जाएगा आपको अच्छी बात बताने लगी है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो आपसे नहीं जुड़ रहे हो, वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ के आ रहे हैं, उसी को तो एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। नहीं, ये अगर जैसा आपने कहा कि अगर फॉलो करने वाले जो हैं उन्हें ये पता है कि ये भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो धार्मिक कॉल भी कर रहे हैं, तो वो तो अपने विवेक से ही फैसला लेगा ना। देखिए, ये बिलाल भाई एक डिफरेंट पेडेस्टल पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं, मैं एजेंडे पे नहीं बोल रहा भाई, मैं ये बोल रहा हूँ उनका एक परसेप्शन है समाज के अंदर, मतलब कि ये उनके लिए काम करते हैं, ऐसा परसेप्शन है। मैं उसके तथ्य पेश नहीं कर रहा। ठीक है, आप ये आपका परसेप्शन है। तो अगर ये देखिए, भाजपा जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अछूत है, अगर ये बात वहां पे एक कोई साधारण सादी व्यक्ति के दिमाग में ये है, तो मुझे नहीं लगता उसको फॉलो करेगा कोई। जिस तरह से मतलब आप किसी को भी, कम्युनिटी की आज पोजीशन ये हो गई कि हम किसी को भी जाके वोट दे आएंगे जो भाजपा को किसी तरह से हरा सकता हो। अगर हम आपने कम्युनिटी के नेताओं ने, कम्युनिटी के लीडर्स ने इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध इतना जहर भर दिया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे बारे में ये शक भी है कि अलाइनमेंट बीजेपी के साथ हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तौकीर रजा साहब को कोई मानेगा। इसमें
मतलब यह है कि जो मुस्लिम संप्रदाय का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ऐसा मानता है, लेकिन आमजन ऐसा नहीं मानता है, वो उसको फॉलो कर रहा है। क्योंकि वो तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो उनको लेकर फॉलो कर रहा है ना, सिर्फ धार्मिक स्टेटमेंट्स नहीं, उसके इतर भी जो उनके स्टेटमेंट्स हैं जो वो जो है वर्ग विशेष के लिए जो है वो देते हैं, उनको लगता है कि मेरे तो ये लीडर हैं। ये परसेप्शन तो AIMIM के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी कहा जाता है कि ये उनकी बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, ये तो उनके लिए भी कहा जाता है। लेकिन उनके फॉलोवर्स कौन हैं? सबसे ज्यादा उन्हें कहा जाता है, वोट करने वाले कहा जाता है ना, ये वाली बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तभी तो वो एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपना आप गेट थ्रू नहीं हो पा रहे। कहाँ हो पा रहे हो गेट थ्रू, कहाँ पे वो सक्सेस हो पा रहे हैं? अगर हो भी जाते हैं तो उनके विधायक टूट के चले जाते हैं। क्यों टूट के चले जाते हैं? सिर्फ वो टिकट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद उसी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों में चले जाते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी से जुड़े, उनके साथ जुड़े, उनकी धार्मिक अपील के साथ जुड़े तो उनके साथ खड़े रहे। वहां भी लोग अपॉर्चुनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज माई पॉइंट एंड हैज प्रूव्ड। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको बी टीम के तौर पर अगर कहा जाता है तो उनके फॉलोवर्स कौन हैं? अगर ये भाजपा के ही उनको अगर ये कहा जाता है कि वो बी टीम के तरह जो है फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो तो उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा करती है हैदराबाद के अंदर। तो फिर उनके खिलाफ में जिस तरीके से चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ा गया, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे, मैं उनका नाम माफ कीजिए भूल रहा हूं, जिन महिला को उतारा गया था उनके सामने, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उस वक्त में भी, जिस तरीके की पॉपुलैरिटी लोकसभा चुनाव के दौरान मिली। लेकिन जीत किसकी हुई? मेजॉरिटी जो वहां पर है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो तो फॉलो नहीं वो कर रही है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल उस पर चले गए कि ये सारे का सारी जो स्थितियां बनी और जिसे कंफ्यूजन कहा गया, और उसके बाद ये तमाम परिस्थितियां अगर जाकर जो है बिगड़ गई, इसमें दोनों पक्ष की जिम्मेदारी थी। वो पक्ष भी इसमें होना चाहिए था। एक वो पक्ष जो इसे बुनाने वाला कह रहा है और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके के लाछन जो है वो लगाए जाते हैं, तो उसे आके जो कंफ्यूजन है क्लियर करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी बात, इसीलिए क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो दोनों पक्षों में। देखिए जब इसमें जो है ना, सबसे ऐसे मामले में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कम्युनिटी की होती है जिस कम्युनिटी ने इस टाइप की हरकत करी। उसके जो लीडर्स होते हैं वो आके मामला शांत करते हैं पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर, जो मैंने हमेशा से देखा है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम ही उल्टा हुआ कि यहाँ पे तो कम्युनिटी लीडर्स जो है वो भड़काने के लिए आए, असर्ट करने के लिए। क्या ये नेता ये चाहते हैं कि वही वो दबाव की राजनीति करना, कि आप किसी से डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, हम सड़कों पे हंगामे करेंगे, हम शक्ति प्रदर्शन बात पे करेंगे क्योंकि हमारा वोट सारे लोग चाहते हैं, हम एक वोट बैंक बन गए। वोट बैंक, आप जो कम्युनिटी को ये बताने की जरूरत है कि आप वोट बैंक नहीं, आप एक विकास की धारा में आपको शामिल होना। आप लोग कितना समझा पा रहे हैं उनको कि आप वोट बैंक नहीं हो? आप नहीं समझा पा रहे हो, तभी तो वो ये हरकतें हो रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप। हाँ, देखिए आपने ये वाली बात कही कि वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक थिंकिंग है और ये एक इस्टेब्लिश थिंकिंग है। इस दृष्टिकोण से भी इस खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को देखा भी जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। ये बेसिकली एक डिबेटेबल इशू है, इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम युवाओं को भावनात्मक अपील पर ना जाकर अपनी विवेक से काम करना चाहिए। किसी तरह की धार्मिक भावनाओं में भड़कने की जगह देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारा इसमें क्या नफा है, नुकसान है, और अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो हमें ही क्यों नुकसान इसमें भुगतना पड़ता है। जो लीडरशिप कॉल देती है उनको कभी कोई नुकसान क्यों नहीं भुगतना पड़ता। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द ही इस देश का ताना बाना है, वही शक्ति है, वही विकास का रास्ता भी है। और जो स्थितियां बरेली के अंदर देखने को मिली, कानपुर में जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त में, और इस पूरे घटनाक्रम से ये जरूर समझ में आता है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका इस्तेमाल कर आखिर कैसे लोगों का इस्तेमाल करते हुए इसे अपने पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो किया गया है। क्योंकि भड़काने वाले सामने जरूर आए, लेकिन जो इसे शांत करवाने वाले थे, जो खुद तथाकथित ठेकेदार हैं, उन्हें जिस तरीके की जिम्मेदारी इस पर निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई, और इसी वजह से ये परिस्थितियां और भी बिगड़ती चली गई। हालांकि जिस तरीके से कहा यही जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जो भी इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ये बेहद जरूरी है, और शांति अगर बनी रहे तो वो ज्यादा हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हितप्रद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और आपका भी बिलाल सब्जवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला.com के साथ। धन्यवाद।